4 अंग्रेजन जेठानियों में घर का बंटवारा। बरखा अपने पति महेश के 5 बेटों के साथ रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और बरखा के 5 ही बेटे बड़े हो गए। बरखा, मैं सोचता हूँ कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दूँ। काफी अच्छा ख्याल है। अगर आप उन्हें विदेश से ही पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ एडमिशन करा दीजिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और एक अच्छे इंसान बन जाए, और कुछ नहीं। फिर क्या था, महेश ने विदेश में बात करके एक बहुत ही अच्छे बड़े कॉलेज में अपने 4 बड़े बेटों का एडमिशन करा दिया और वो सभी विदेश चले गए। माँ, बाबा, आपने मुझे पढ़ाई के लिए क्यों नहीं भेजा? तू यहीं रुककर मेरा काम कारोबार आगे बढ़ाना, और अभी तो तू बहुत छोटा है, मेरे बाद तू ही मेरे काम को चलाएगा। जी बाबा। इसी तरह से 4 साल बीत गए। बरखा के 4 बेटों की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी और आज वो सभी अपने घर आने वाले थे। पता ही नहीं चला, ये वाला समय तो यूं ही आंखों में बीत गया। बरखा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है कि मेरे लाल आ गए। बरखा ने जाकर दरवाजा खोला। वहां दरवाजे पर उनके 4 बेटे खड़े हुए थे, लेकिन उन 4 के साथ कोई और भी था। ये लोग कौन है? माँ, वो... अब ये मत बोलना कि ये 4 लड़कियां तुम्हारी पत्नियां हैं और तुमने इनसे विलायत में ही शादी कर ली। हाँ, यही सच है माँ। नालायको, तुम्हें मैंने इन कामों के लिए विदेश भेजा था। बरखा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर महेश और करण भी वहां आ गए। क्या हुआ बरखा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अपने बेटों से ही क्यों नहीं पूछते हो आप? भैया, क्या बात है? उसके बेटों ने उसे सब कुछ बताया। माँ, हमें एक मौका दो। तुमने हमें हमारी जिंदगी में कामयाब होने के लिए विदेश भेजा था ना, तो हम अगर तुम्हारी उस उम्मीद पर खरे ना उतरे तो हमसे बोलना। और वैसे भी एक न एक दिन तो हमें भी शादी करनी ही थी, तो अगर हमने अपनी पसंद से शादी कर ली तो उसमें क्या परेशानी है? बरखा को अपने बेटों की बात समझ आ गई और उसने उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत दे दी। अरे सुन अंग्रेजन, नाम क्या है तेरा? 4 पहले मुझे अपने अपने नाम बताओ। आई एम रोजी, आई एम जिनी, दिस इज लिली एंड इट्स इमा। बड़े अटपटे नाम है तुम्हारे। क्या सोचकर तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे नाम रखे? अरे वरना एक से एक अच्छा नाम पड़ा है, जैसे पूजा, राखी वगैरह वगैरह। अरे मोहतरमा, ये नाम हिंदुस्तानी है, विलायत में ऐसे नाम नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? वो सब छोड़िए। भैया, भाभी, आप सभी आकर आराम कर लीजिए। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह 4 ही अंग्रेजनों के पति काम पर निकल गए। अरे अंग्रेजनों, क्या उठने का इरादा नहीं है? बेशर्मो, तुम्हारे पति भी चले गए, अब तो जाग जाओ। ओहो, ये बुढ़िया इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? मैं तो अभी नहीं उठने वाली। बरखा की बात को सभी बहुओं ने इसी तरह कानों पर डाल दिया। 11 बजे के बाद सारी बहुएं तैयार होकर नीचे आईं। अब उठ गई महारानियां? जी। अब भी सोई रहती? नो थैंक्स। तुम्हारी तो जुबान बड़ी तेज है। अरे शर्म नहीं आती अपनी सास को इस तरह जवाब देते हुए? बिल्कुल नहीं। तुम 4 की तो हद हो गई। बरखा की 4 बहुएं सिर्फ अपनी मन मर्जी की थीं। इस तरह से समय बीतता जा रहा था, लेकिन उन 4 में कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। तो परेशान आकर बरखा ने अपने छोटे बेटे की भी शादी करने की सोची। मामी जी, कहीं देवा जी की भी शादी हमारी जैसी खूबसूरत लड़की से न कर दें, हमें कुछ करना होगा। 4 बहुओं ने एक सीधी सादी सी लड़की ढूंढी और अपने देवर की शादी उससे करा दी। शादी के कुछ दिनों बाद घर में बंटवारे की बात चली। देखो भाई, संपत्ति पर तो मेरे 5 ही बेटों का पूरा पूरा हक है, तो इसीलिए मैं तो अपने 5 ही बेटों को बराबर बराबर प्रॉपर्टी का मालिक बनाऊंगी। ये बातें सारी अंग्रेजन बहुएं भी सुन रही थी। जब बात खत्म हो गई तो अंग्रेजनों ने अपने पतियों से बोला, देखिए जी, पूरे दिन आप इतनी मेहनत करते हो, सुबह को जल्दी उठना, पूरा दिन काम करना, तो संपत्ति पर भी आपका ही हक होना चाहिए। और देवा जी तो कुछ करते भी नहीं है, फिर क्यों उन्हें प्रॉपर्टी में से पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा?
चारों अंग्रेजों ने अपने अपने पतियों को इस तरह से चढ़ा दिया। और फिर अगले दिन मम्मी पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। माँ, हम कहना चाहते हैं कि हम करण को अपनी प्रॉपर्टी में से जरा सा भी हिस्सा नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? हाँ, सारा दिन मेहनत हम करें और प्रॉपर्टी मिले करण को, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपने बेटों की बात सुनकर बेचारे माँ बाप कुछ नहीं बोल पाए और चारों भाइयों ने अपनी बीवियों के बहकावे में आकर करण और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? कहीं तो ये कदम ले ही जाएंगे। बस चलती रहो तेजा। चलते चलते करण और तेजा को रहने के लिए एक ठिकाना मिल ही गया और उन्होंने उसमें रहना शुरू कर दिया। इस तरह से कुछ दिन बीत गए और उन अंग्रेजों ने अपने पतियों के कान भरकर अपने सास ससुर को भी घर से निकलवा दिया। अरे ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। हमारे बच्चों ने अपनी बीवियों के आगे अपने माँ बाप को भुला दिया। हाँ लेकिन मैं करण को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं है। वो दोनों बातें करते करते चले जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी टक्कर अपनी कमर पर बोरा उठाए हुए अपने बेटे करण से हुई। बेटा तू यहाँ, ये तू क्या कर रहा है? माँ, अब भीख तो नहीं मांग सकता था, तो गुजारा करने के लिए कोई तो काम करना ही पड़ता ना। आप लोग यहाँ? बरखा ने करण को पूरी घटना सुनाई और करण अपने माँ बाप को अपने साथ ले आया। तेजा, आज से माँ बाबा यहीं पर ही रहेंगे। जी। दोनों पति पत्नी वैसे तो गरीब थे, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करने में करण ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। साथ ही साथ उसने बहुत मेहनत भी की और अपने बाबा का काम संभाल लिया। इस तरह से कुछ समय बीत गया और अब करण एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ उसके भाइयों को काम में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया और वो सभी सड़क पर आ गए। एक दिन करण का पूरा परिवार मिलकर मंदिर गया। कामयाबी मिलने पर भी हमें अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिसने सब कुछ दिया है वो यूं ही सब कुछ ले भी सकता है। सही कहा माँ अपनी। सभी बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी अचानक बरखा की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों और भिखारनों पर पड़ी और वो उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी अंग्रेजन बहुएं थी। तुम्हारा आज ये दिन आ गया है कि तुम यहाँ बैठकर भीख मांग रहे हो। अरे कभी इसी तरह से तुमने मेरे बेटे और मुझे छोड़ा था। देखो आज तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। अब मरते रहो सारे यहीं पर। तभी करण बोला, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप लोग मेरी भाभी और भाई हो। मैं आप सभी को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। चलिए आप मेरे साथ चलिए। मगर भाई अब अगर मगर कुछ नहीं, चलिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दौर में हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उसी दौर में तुम लोग हमारे काम आए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाभी, आप सभी को अपने किए की सजा मिल गई। बस अब आप माफी मत मांगिए। देखा मेरे हिंदुस्तानी बेटे और बहू को। चारों भाभियां और भाई अपने छोटे भाई के घर आकर रहने लगे। अब अंग्रेजों को भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी, तो वो कभी भी अपनी सास का कहा नहीं टालती थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। नारियल ले लो नारियल, नारियल ले लो, ताजे ताजे नारियल, नारियल ले लो नारियल। कितने का है एक नारियल? अरे तू तो प्रमोद की बहू है ना? हाँ माँ जी, आपको कैसे पता? अरे बचपन में ही उसे भाई जो बनाया था। तेरी और अजीत की शादी में भी आई थी मैं। तब तो मेहमानों की बहुत भीड़ थी, आशीर्वाद भी ना दे सकी तुझे। कोई नहीं माँ जी, अब दे दीजिए आशीर्वाद। गौरी ऐसा कहने के बाद शकुंतला के पैर छूती है, जिसके बाद शकुंतला उसे आशीर्वाद देती है। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अब बताओ कितने नारियल दे दूं? लेकिन आपने तो मुझे पैसे बताए ही नहीं माँ जी। अरे पगली, तू तो मेरी बहू के जैसी है, भला मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? गौरी ये सुनकर खुश होती है, जिसके बाद वह शकुंतला को पूरे 100 रुपए देती है और कहती है, माँ जी ये लीजिए 100 रुपए। रोजाना नारियल पानी लेती हूँ, सभी 50 का एक बेचते हैं, तो इस प्रकार आपके 100 रुपए हो गए। पैसे देकर गौरी चली जाती है, जिसके बाद शकुंतला अपने आप से कहती है, कितनी प्यारी बहू लेकर आया है प्रमोद। इसी ही में भी एक प्यारी सी बहू लेकर आऊंगी जो बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी होगी।
बस एक बार मेरा बेटा विदेश से घर आ जाए, उसके बाद तो मैं जल्द से जल्द उसके हाथों को पीला कर दूंगी। शकुंतला बहुत खुश होती है। दिन भर वो मेहनत करने के बाद जब शाम को घर लौट रही होती है तो वह कमाए हुए पैसों से अपने अपाहिज पति की दवाई और घर के लिए साग सब्जी खरीद लेती है। जो भी कमाया सब कुछ खत्म हो गया। रोज रोज ऐसा ही होता है। एक दिन जब मेरा बेटा विदेश से वापस लौट आएगा तब मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह घर लौट आती है और आने के बाद वो सबसे पहले खाना बनाती है और अपने पति को खिलाती है। अरे शकुंतला, हमारा बेटा वापस कब आएगा और कब तक हमें ये दुख परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? अजी मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द आएगा। ऐसा कहने के बाद वह अपने पति को खाना खिला देती है और दवाई देकर नारियल के पेड़ में पानी देने चली जाती है। रोजाना उनकी एक ही बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। पता नहीं अब हमारा बेटा हमारे पास कब वापस लौटेगा। शकुंतला ऐसा कहने के बाद नारियल के पेड़ों को पानी देते हुए रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। रोने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। कौन है यहाँ जो हो? सामने आओ। तभी वहां पर लगे हुए सभी नारियल पेड़ में से एक नारियल पेड़ की आंख नाक मुंह बन जाते हैं और वो कहता है, मैं इन नारियल पेड़ों का राजा हूँ। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरी मदद करना चाहते हो? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे लोगों की परेशानियां खत्म करना अच्छा लगता है, और खास तौर पर जब लोग आपके जैसे हो। मेरे जैसे मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? कहना तो मैं यही चाहता हूँ कि जब से आपने हमारा ख्याल रखना शुरू किया है, हम पेड़ों को बहुत खुशी मिलती है और मेरे सभी पेड़ हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आप हमारा बहुत ध्यान रखती हो, इसी के चलते हम आपको एक वरदान देते हैं। वो जितने भी पेड़ नारियल के यहाँ लगे हुए हैं, आज से ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। क्या कहा? जादुई पेड़? लेकिन वो कैसे हो सकता है? बस ये तो मेरा कमाल है। अब आप चाहो तो कोई भी नारियल तोड़ लो, आपको इन जादुई पेड़ों का जादू समझ आ जाएगा। जैसे ही शकुंतला नारियल तोड़ती है उस जगह अपने आप दोबारा से नारियल उग जाता है। अब मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि सच में जादुई पेड़ है। यहाँ तो अपने आप भी नारियल लग गया। और यही नहीं, जो तुम्हारा नारियल खरीदेगा वो नारियल पानी पीने के बाद अगली बार भी तुमसे ही खरीदेगा। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम अब मैं अपने पति का इलाज तो करवा सकूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, शकुंतला सभी नारियल पानी को तोड़कर उसे ठेले पर रख लेती है, जिसके बाद वह ठेला वहां से ले जाने ही वाली होती है कि तभी विदेश से उसका बेटा अनिकेत आ जाता है। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, आखिर तू आ ही गया। मैं कब से तेरी राह तक रही थी। उसकी आंखों में अपने बेटे को देखकर आंसू आ जाते हैं और उसे गले से लगा लेती है। वहीं उसके साथ एक छोटे कपड़े पहने अंग्रेजन भी खड़ी होती है। अरे बेटा, ये विदेशी लड़की कौन है? माँ, ये सायरा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इससे शादी कर ली थी विदेश में ही। अभी ये आपकी बहू है। अपने सामने अपनी अंग्रेजन बहू को खड़ा देख शकुंतला हैरान रह जाती है। बेटा, मैंने तो थोड़ा अलग ही सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो मेरी बहू को ले आया है तो जा इसे लेकर घर में चला जा और तुम लोग कुछ देर आराम करो। मैं कुछ नारियल बेचकर अभी आती हूँ। शकुंतला नारियल पानी बेचकर जब शाम को घर लौटती है तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तूने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। जरा रुक, मैं तेरे लिए अभी खाना बना देती हूँ। अरे माँ, दरअसल बात यह है कि खाना तो हम खा लेंगे, लेकिन सायरा आपके हाथों का बना खाना खा नहीं पाएगी। अरे बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए खाना बना लीजिए, बाकी मैं सायरा को बाहर से खिला लाऊंगा। शकुंतला ने जितना कमाया था उन पैसों को अनिकेत को दे देती है। जा बेटा जा, ले अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए लिया। ये विलायती लड़कियां भी ना, अब इनका क्या ही कर सकते हैं। शकुंतला ऐसा कहकर पैसे अनिकेत को दे देती है, जिसके बाद वह सायरा को अपने साथ ले जाने लगता है। अरे बेटा रुक जा, ये बहू को किस कपड़े में लेकर जा रहा है? क्यों सासू मॉम, अब आपको मेरे इन कपड़ों से भी दिक्कत है?
आप एक काम कीजिए, मुझे तिजोरी में बंद कर दीजिए। सायरा गुस्से में आ जाती है। लेकिन बहू, हमारे गांव में जो भी बहू होती है वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तुम्हें कुछ और पहन लेना चाहिए जिससे तुम्हारा शरीर ढक जाए। सायरा शकुंतला की बातें अनसुना कर देती है, जिसके बाद अनिकेत उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो दोनों बाहर खाना खाते हैं और सिगरेट पीते हैं, जिसके बाद वह आधी रात में वापस घर आते हैं। बेटा आ गया तू, चल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, आप खाकर सो जाइए। विदेश से आया हुआ बेटा अपनी विदेशी पत्नी के साथ अपनी माँ के ऊपर आसरती हो जाता है। वहीं एक दिन जब शकुंतला जादुई नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रही होती है तो अनिकेत उसे देख लेता है, जिसके चलते उसका राज उसके सामने खुल जाता है। क्या बात है माँ, मुझे तो यकीन नहीं होता कि नारियल के पेड़ मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई नारियल के पेड़ हैं। इनसे तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं। डार्लिंग, हम अपनी खुद की एक फैक्ट्री भी खोल सकते हैं और पहले की तरह रिच लाइफ जी सकते हैं। बेटा देखो, लालच करना बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहना चाहिए। सायरा और अनिकेत उसकी एक नहीं सुनते, जिसके चलते वह नारियल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह नारियल को स्पर्श करते हैं, नारियल के पेड़ अपने आप गायब हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी तो नारियल का पेड़ यहीं था, ये पेड़ गायब कैसे हो गया? तुम दोनों ही लालची हो, इसीलिए ये नारियल के पेड़ गायब हो गए, वरना ऐसा नहीं होता। आज के बाद तुम इन नारियल के पेड़ों को हाथ नहीं लगाओगे। सासू मॉम, हमें माफ कर दीजिए। विदेश से हम लोग खुशी से रह रहे थे, लेकिन मेरे लालच की वजह से हम लोग गरीब हो गए और यहाँ आकर भी मैंने लालच ही किया। लेकिन आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे। मैं आपके साथ मेहनत करके कमाना चाहता हूँ माँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद से शकुंतला अपने जादुई नारियल के पेड़ों का खुद ही ध्यान रखती है और खुद ही उनके ऊपर से नारियल तोड़ती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं। और अब अनिकेत और सायरा भी उसकी मदद करते हैं और उनकी सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। वहीं ज्यादा पैसा कमाने के चलते शकुंतला अपने अपाहिज पति का भी इलाज करवा लेती है, जिसके चलते वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शोभा की 2 बहू थी, जिनमें से एक बड़ी बहू गोरी और छोटी बहू काली थी और गरीब परिवार से भी थी। लेकिन शोभा की बड़ी बहू अमीर तो थी, वहीं उसे अपनी अमीरी और अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। शोभा की बड़ी बहू अभी गर्भवती थी, जिसके चलते शोभा उसकी बहुत सेवा करती थी। माँ जी, अरे कहाँ मर गई हो आप? अब क्या दिखाई नहीं देता है? मेरे पेट में बच्चा है और उसे हर थोड़ी देर में भूख लगती है। आज आपने मेरे लिए क्या बनाया है? एक बार हुक्म तो कर बहू, जो तेरा मन करेगा वही तुझे खाने के लिए मिल जाएगा। सुबह से ही समय हो गया है और आपको अब समय मिला है मेरे खाने की पूछने के लिए। मुझे अभी के अभी गर्मा गर्म पकौड़े और कोफ्ते की सब्जी खानी है। जाइए और अपनी उस निकम्मी बहू से बनवाइए। बस बहू, यही खाना है। रुक, ये सब तो मैं अभी उस कल्लो मसानी से बनवा देती हूँ। शोभा ऐसा कहकर अपनी छोटी बहू काजल को आवाज लगाने लगती है। अरे काजल, काजल, अरे कहाँ मर गई तू? ये कलमुही पता नहीं कहाँ मर जाती है। अरे काजल, तुझे मेरी आवाज भी नहीं आ रही है क्या? तभी काजल आती है और उसकी सास कहती है, तुझे दिखाई नहीं देता? तेरी जेठानी सुबह से भूखी है, ऊपर से वो गर्भवती भी है, तो जल्दी से उसके लिए खाना लेकर आ। और सुन, खाने में पकौड़े और कोफ्ते बनाने हैं, अब जा। काजल अपनी सास की बात सुनकर रसोई में आ जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन खाना बनाते बनाते उसे खांसी आने लगती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा खांसी हो रही है मुझे। आज अर्जुन जी घर पर आ जाएंगे तो उनसे दवाई लाने के लिए कहूंगी। काजल खाना बनाकर अपनी जेठानी के कमरे में उसे देने के लिए जाती है। ये लो दीदी, खाना खा लो। काजल को देखते ही नताशा उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, काली शक्ल की, तू मेरे कमरे में क्यों आई है? तेरे ये कालेपन की छाप मेरे बच्चे पर पड़ गई तो वो भी काला हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तेरी तरह काला हो। चली जाए यहाँ से और दोबारा आ मत जाइयो। मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपके कमरे की साफ सफाई तो कर दूं। देखिए जरा, कितना गंदा हो रहा है पूरा कमरा। इसकी सफाई तो माँ जी भी कर सकती हैं, लेकिन तू मुझे मेरी नजरों के सामने नहीं चाहिए। अभी के अभी कमरे से बाहर चली जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नताशा के कहने पर काजल वहां से चली जाती है, लेकिन उसके इस बर्ताव से बेचारी काजल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपनी सास को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगती है। माँ जी, माँ जी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। अरे बहू, अब क्या हो गया? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुझ पर?
क्या कहा आपने मुझसे? अरे बहू कुछ नहीं, ये बता बात क्या हुई है, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने माँ जी, इस कमरे में उस काली कलूटी को मत आने दिया करो। क्या आप मेरे लिए खाना नहीं ला सकती थी? उसे लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, आज के बाद ये काजल तेरे लिए खाना नहीं लाएगी, बल्कि मैं ही तेरे लिए खाना ले आऊंगी। अब तो खुश है ना तू? हाँ माँ जी, अब मैं खुश हूँ। ऐसा कहकर नताशा खाना खाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ शोभा उसके कमरे की साफ सफाई करने लगती है। ऐसे ही शोभा अपने दोनों बहुओं में जमीन और आसमान का फर्क करती थी। एक को तो बहुत प्यार करती थी, वहीं दूसरी को बिल्कुल नौकरानी की तरह रखती थी। ऐसे ही एक दिन काजल रसोई के अंदर सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है और अचानक ही उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है। खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर काजल घबरा जाती है। हे भगवान, क्या हो रहा है? मेरे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहां अर्जुन आ जाता है और कहता है, ये क्या काजल, तुम्हारे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ, चलो मेरे साथ तुम डॉक्टर के पास। लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? मैंने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि मैं तुम्हारा और अपना खर्च उठा सकूं, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम चलो, पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊंगा। अर्जुन काजल को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर काजल का चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर अर्जुन से कहते हैं, आपकी पत्नी को टीबी की बीमारी है, जितना हो सके उसका खाना पीना अलग रखिएगा और कुछ दवाइयां लिख दी है। आज से आपकी पत्नी की दवाइयां शुरू करनी होगी ताकि आपकी पत्नी का टीबी ठीक हो सके। टीबी का नाम सुनते ही अर्जुन हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी काजल को वापस घर ले आता है। जैसे ही काजल की बीमारी का पता चलता है उसकी सास और जेठानी को, तो वो घर को अपने सर पर उठा लेती है। इस कलमुही को अब टीबी की बीमारी हो गई है। इसके इस घर में रहते हुए मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे या मेरे आने वाले बच्चे को टीबी की बीमारी हो जाए। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? भला तुझे इस घर से जाने की जरूरत ही क्या है? जाएगी तो ये टीबी की मरीज, वैसे भी ये घर में रहने के लायक ही नहीं। आप दोनों ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, एक तो मेरी पत्नी को टीबी की बीमारी है, ऊपर से आप उसे जलील कर रहे हो। अरे बेटा, इस औरत को छोड़ दे। मैं तेरी शादी किसी अमीर घराने में करवा दूंगी। और नहीं तो क्या देवर जी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? इस टीबी की मरीज के साथ रहकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? बहुत हुआ, अगर ऐसी बात है तो ये मेरी पत्नी है और इस घर में इसका भी हिस्सा है। हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए ताकि हम लोग अलग रह सके, फिर मेरी पत्नी पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। अर्जुन के कहने पर दोनों बहुओं का घर में बंटवारा हो जाता है और घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जिसके एक तरफ नताशा होती है तो दूसरी तरफ गरीब काजल और उसका पति अर्जुन होता है। घर का बंटवारा तो हो ही जाता है, लेकिन शोभा की शामत आ जाती है, जिसके चलते शोभा को बहुत सारे काम खुद करने पड़ते थे। अरे माँ जी, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो, मेरे पैर दबा दो। शोभा को ना चाहते हुए भी नताशा के पैर दबाने पड़ते थे। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार नताशा शोभा का जीना हराम कर देती है और बेचारी शोभा बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ते ही नताशा को अपने काम खुद से करने पड़ जाते हैं। उसका आखिरी महीना चल रहा होता है, वो भूखी प्यासी अपने बिस्तर पर होती है। एक तरफ माँ जी बीमार है और दूसरी तरफ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरी तो इतनी भी हालत नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ बना पाऊँ। नताशा को ऐसा कहकर अपनी देवरानी याद आने लगती है, लेकिन तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज से काजल फौरन घर के दूसरी तरफ जाती है और नताशा से कहती है, चिंता मत कीजिए दीदी, आपका बच्चा सही सलामत होगा और इस दुनिया में आएगा। आप बस हौसला रखिए। कुछ ही देर में काजल नताशा की डिलीवरी भी करवा लेती है। ये देखकर नताशा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो काजल से माफी मांगती है, लेकिन काजल उसे माफ कर देती है और वहीं वो अपनी सास शोभा की भी अच्छे से देखभाल करती है, जिसके चलते वो ठीक हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तूने मेरी देखभाल की और इतना ख्याल रखा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बंटवारा होने के बाद हमें अपना परिवार ही समझा। हमसे हुई गलतियों को माफ कर देना बहू। आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे अपने हो। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। उस दिन के बाद से शोभा और नताशा के मन से गोरे और काले का फर्क निकल जाता है और अब शोभा काजल की टीबी की बीमारी का अच्छे से इलाज भी करवाती है, जिसके चलते दोनों बहुएं बंटवारे को खत्म कर देती है और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।